स्वागत है आप सभी लोगों का डायमेंशंस ऑफ फिजिक्स में। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे एटम के बारे में और एवोल्यूशन ऑफ एटॉमिक मॉडल के बारे में कि एटॉमिक मॉडल कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। शुरू में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमारी क्या समझ थी और अभी प्रेजेंट में हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या समझ है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो एटम है वो दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है उनमें दो पार्ट होते हैं, दो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता रहता है। तो ये हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन जो शुरू से हमारी अंडरस्टैंडिंग थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में वो हमेशा से ऐसी ही नहीं थी। तो जो एटम के बारे में पहली हाइपोथेसिस आई थी वो डाल्टन ने दी थी। तो उन्होंने 1803 में एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया और उस एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसको फर्दर किसी और छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता। यानी कि जो मैटर की सबसे छोटी एंटिटी होती है वह एटम होती है। यानी जो मैटर मिलकर के बना होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? एटम से मिलकर के बना होता है। लेकिन इसके बाद जे जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और उन्होंने बताया कि जो एटम है वो भी डिविजिबल है, उसको भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। और उन्होंने बताया कि उन छोटे पार्ट्स में एक है इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस चीज़ को उन्होंने बेस बना करके जे जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया और उस मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो प्लम पडिंग मॉडल है, जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है उस प्लम पडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग वो कुछ इस तरह से है कि जो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात क्यों की? क्योंकि हमेशा से ये पता था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी उस पर नेगेटिव चार्ज था, तो हो ना हो एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज भी ज़रूर एग्जिस्ट करता है। तो इसी को उन्होंने आधार बनाते हुए, बेस बनाते हुए उन्होंने ये बताया, ये स्टेटमेंट दी कि जो एटम है वो उसमें दो तरह के पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया और उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं ये एटम के अंदर बिल्कुल उसी तरह से धसे हुए होते हैं, फिट होते हैं, या आप बोलें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर वाटरमेलन का जो सीड होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से वो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उसके बाद जो एटॉमिक मॉडल आया वो प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद आया। वो प्रपोज किया था रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही थिन, अल्ट्रा थिन गोल्ड फॉइल ली और उस पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया। तो उन्होंने क्या देखा? जो अल्फा पार्टिकल्स थे उसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना ही डिफ्लेक्ट हुए जिस पाथ पे वो थे उसी पाथ पे वो आगे बढ़ते चले गए गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करते हुए। लेकिन कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ जो थे वो सीधा सीधा यू टर्न लेते हुए उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ गए। तो इससे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला और उस कंक्लूजन्स के बेस पे उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जिसको हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो एटम है वो दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। और जो न्यूक्लियस होता है सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधा सीधा यू टर्न लेते हुए या डिफ्लेक्ट होते हुए जा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो सेंटर है उस पर हो ना हो पॉजिटिव चार्ज ही है, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का कलेक्शन है और वो सेंटर पे होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं।
तो इस मॉडल में भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स था, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में ही डिस्कशन करेंगे। तो रदरफोर्ड के बाद एक नया एटॉमिक मॉडल आया जिसको प्रपोज किया था बोर ने, नील बोर ने। तो उन्होंने क्या बताया 1913 में, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस के। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एनर्जी है वो फिक्स है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स एनर्जी से चक्कर काटते हैं। तो उन्होंने ये मॉडिफिकेशन किया और उसके बाद जो नया एटॉमिक मॉडल आया उसको हम वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। ये एक्चुअली जो प्रपोज किया था वो एरविन श्रोडिंगर ने प्रपोज किया था 1926 में। उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन की डिस्कवरी की जो ये बताता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, उसकी मोशन क्या है। तो इस बेसिस पे मतलब इस डिस्कवरी को बेस बनाते हुए एक नया एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया गया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को एज अ पार्टिकल ना ट्रीट करके एज अ वेव ट्रीट किया गया था। क्योंकि इससे पहले क्वांटम मैकेनिक्स में धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो गए थे। डे ब्रॉगली ने अपना एक प्रिंसिपल प्रपोज कर दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। तो इसी चीज़ को बेस बना करके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल में ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल की तरह नहीं बिहेव करके एक वेव की तरह बिहेव करता है। और न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे ऐसे एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। तो वहाँ पर उसको उन्होंने ऑर्बिटल शेल्स ऑर्बिटल्स के नाम से बताया कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वो मैक्सिमम है। तो ये थी टाइमलाइन ऑफ एटॉमिक मॉडल। और चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में।